ओके बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का मैक्सिमम चीज़ हम लोग कंक्लूड कर चुके थे और अब से हमने बात की थी कि जो कुछ बचा हुआ है छोटी मोटी चीज़ है जिसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले कर भी चुके हैं, 11th में पढ़ भी चुके हैं उसको। लेकिन फिर भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस देखते हैं कि जाइगोट का बनना और जाइगोट का डेवलपमेंट। जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने की एक प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, फिर उसके बाद जाइगोट में जो डेवलपमेंट होता है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। तो जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें 2-3 टर्म और बाकी था, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस किसको बोलते हैं? तो ओविपेरस हम लोग बोलते हैं एग लेइंग एनिमल को हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। जनरली एग लेइंग जो एनिमल्स हैं उसको ओविपेरस, और चाइल्ड बर्थ जिसमें देखा जाता है उसको विविपेरस बोलते हैं। अब देख भी सकते हैं कि एग लेइंग में ओविपेरस में ओ जो है सो ओ एक अंडा की तरह दिखता है, इसलिए आप टेक्निकली याद रखिएगा, ओ गोल गोल अंडा याद रखेंगे आप। ओविपेरस एग लेइंग एनिमल को कहेंगे और विविपेरस चाइल्ड बर्थ को कहेंगे। आप एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 15 निकालिए, उसमें देखेंगे सबसे नीचे कैटेगराइज किया गया है एनिमल्स को। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside. That is, whether they lay fertilized or unfertilized eggs or give birth to young ones. In oviparous, तो oviparous में क्या होगा? In oviparous, animals like reptiles, birds, the fertilized eggs covered by a hard cover, and that hard cover is called कैलकेरियस सेल। अब देखते हुइएगा, अंडा का जो बाहर वाला जो कठोर उजला जो आवरण होता है उसे ही हम लोग कैलकेरियस सेल कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। SHELL सेल कहेंगे, CELL सेल नहीं, SHELL सेल। तो यू रिमेंबर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कैलकेरियस सेल। जनरली इट इज़ asked in 10+2 examination that in oviparous animals like reptiles and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous cover या calcareous cell are laid in safe place। जब वैसा एनिमल्स जो अंडा देती है तो वो अंडा कहाँ देती है? तो वो सेफ प्लेस खोजती है ताकि उसके अंडा को कोई प्रीडेटर खा ना जाए या कोई किसी प्रकार की क्षति उसको ना पहुँचे। इसीलिए उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है पेज नंबर 16 फर्स्ट चैप्टर कि एग्स आर लेड इन ए सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। अब ये इंक्यूबेशन क्या है? तो इंक्यूबेशन हम लोग कहते हैं सिंस द इंट्रेंस एंड टिल द अटैक। जनरली वो वहाँ पर यूज करते हैं हम लोग इंक्यूबेशन जहाँ पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, लेकिन यहाँ इंक्यूबेशन का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। वह एक सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करती है जो फीमेल पेरेंट होती है, जो एग वो देती है, और एक ऐसा सर्टेन स्टेज जिस पे यंग वंस हैच आउट हो जाए, मतलब उसमें चूजा निकल जाए, बच्चा निकल जाए अंडा से। तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन। वह फीमेल पेरेंट उसको इंक्यूबेट की, तब जाके उसमें यंग वंस हैच आउट किया। इंक्यूबेट करना मतलब उसको सर्टेन टेम्परेचर देना ताकि वहाँ से वो न्यू यंग वंस हैच आउट हो सके। ऑन द अदर हैंड, इन विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स क्या है, तो कहेंगे विविपेरस। अच्छा, स्तनधारी जीव यानी मैमल्स में कुछ सर्टेन ही मैमल हैं जो एग लेइंग है, जैसे एकिडना आप याद रखेंगे। एकिडना ऑस्ट्रेलियन एग लेइंग मैमल है, वो एक्सेप्शन में आता है, जिसको हम लोग स्पेनी एंटीटर बोलते हैं, वो अंडा देती है। लेकिन आपसे पूछे कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स क्या है, तो आप कहेंगे विविपेरस है, वो बच्चा देती है।
पुनः पढ़ें उसे कि इन विविपेरस एनिमल्स ब्रैकेट में मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में और वह फर्टिलाइज एग इम्प्लांट करेगा मदर के यूटेरस के इंडोमेट्रियम में। तो इनसाइड द फीमेल बॉडी फीमेल ऑर्गेनिजम्स अगर वो ग्रो करेगा तो यह एक विविपेरस का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस organisms. So you must remember about the chances of the survivability of the offsprings which are produced from the sexual reproduction, that is sexual reproduction मतलब ये ऐसे कहिए ना कि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिजम्स जो डिलीवर्ड होते हैं तो उसकी चांसेस सर्वाइबिलिटी की ज़्यादा बेहतर होती है ओविपेरस से, क्योंकि ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं अगर उसकी फीमेल एग अगर ले करती है तो चांसेस ऑफ सर्वाइबिलिटी उसका कम होता है। किसके रेस्पेक्ट में? तो विविपेरस के रेस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा प्लांट से रिलेटेड कुछ थोड़ा चीज़ दिया है जो आप जानते हैं, पढ़े हैं, पूरा मॉर्फोलॉजी में पहले से पढ़ चुके हैं आप कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स पर जाइगोट कहाँ बनता है? तो ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल्स एंड स्टामेंस ऑफ द फ्लावर्स विदर एंड फॉल ऑफ। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है तो सेपल्स जो होते हैं, पेटल्स जो होते हैं, स्टामेंस जो होते हैं फ्लावर्स के, उसमें विदरिंग आ जाता है, वो बिखर जाते हैं और फाइनली वो गिर जाते हैं। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, लेकिन तब भी पिस्टिल उस प्लांट से अटैच रहता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू, सवाल ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कौन कौन सब चीज़ फर्टिलाइजेशन के बाद विदरिंग हो जाता है, फॉल कर जाता है, और कौन चीज़ प्लांट्स में वो अटैच रहता है। तो पिस्टिल अटैच रहेगा, सेपल पेटल स्टामेंस जो उसका विदरिंग हो जाता है, वो फॉल ऑफ हो जाता है। अब क्या होगा? तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो। जाइगोट किस में डेवलप करेगा? एम्ब्रायो में। ओव्यूल किस में डेवलप करेगा? तो ओव्यूल सीड में डेवलप करेगा। ओवरी क्या चीज़ बनाएगा? तो फ्रूट का निर्माण करेगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। और ओवरी फ्रूट विच डेवलप्स ए थिक वॉल, फ्रूट डेवलप करता है एक बाहर से एक वॉल को, जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। दैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और यह एक प्रोटेक्टिव फंक्शन में होता है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में होता है। आफ्टर डिस्पर्सल के बाद सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, और सीड किस में जर्मिनेट करता है? तो फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो ओवरऑल ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। और जहाँ तक बात है कि जो जाइगोट डेवलप करता है और वो एक एम्ब्रायो का शेप लेता है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे क्लीवेज का बनना, ब्लास्टुला स्टेज, गैस्टुला स्टेज। तो एक्चुअली वो पढ़ना है आपको एम्ब्रियोलॉजी में 4th चैप्टर में, तो हम लोग डिटेल्स उसमें जानेंगे। अब आइए हम लोग 2nd चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप मटेरियल निकालें जो आपको व्हाट्सएप पे पिक खींच के भेजा गया है, और जो शुरू का जो 2-3 पेज है वो ऑलरेडी आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ज़रा ध्यान देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पहला पेज निकालिए, चैप्टर नंबर 2 10+2 फ्लोरल पार्ट्स ऑफ ए कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का फ्लोरल पार्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। याद होगा आपको जब हम चाइना रोज का फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, और उसके सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसको मैं निकाल कर आपको बताया था प्रैक्टिकल करके क्लास में। ज़रा उसको रिकॉल करना है। आप देखें फ्लोरल पार्ट्स ऑफ ए कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर।
There are 4 floral parts in a bisexual flower. There are 4 floral parts in the bisexual flower. पहला कैलिक्स है. कैलिक्स क्या है? तो it is first outermost accessory whorl which generally becomes in color. That means it becomes green. Color means green. It is first outermost accessory whorl which generally becomes green in color. becomes लिख लीजिएगा, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए. becomes green in color. ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन होता है जनरली. कलरफुल तो पेटल होगा, केवल कलर लिखना ठीक नहीं है. ग्रीन इन कलर लिखिएगा. बिकम्स इन कलर लिखा हुआ था मटेरियल में, उसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा और उसके जगह पर ग्रीन इन कलर कीजिएगा. इट डज फोटोसिंथेसिस, है ना. इट डज फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस करता है. क्लोरोफिल, फुल स्टॉप दे दीजिएगा. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन इट कर लीजिएगा. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट. स्वाभाविक है, जब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा. अब देखें यूनिट ऑफ कैलिक्स किसे कहेंगे. यूनिट ऑफ कैलिक्स हम लोग सेपल को बोलते हैं. सेपल 2 फॉर्म में होता है. एक को गेमोसेप्लस कहेंगे, दूसरे को पॉलीसेप्लस कहेंगे. गेमोसेप्लस, गेम खेलते हैं हम लोग यूनाइट होके, ऐसे ही याद रखिएगा. तो जितने जो सेपल्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे. कोई भी गेम खेलते हैं क्या बिना यूनाइट हुए? नहीं खेलते हैं ना. कभी भी कोई गेम, वीडियो गेम छोड़ के, तो वीडियो गेम को गेम हम लोग नहीं कहते. जो गेम्स होते हैं जो हम लोग फील्ड में खेलते हैं, अकेला तो नहीं खेलते, यूनाइटेड होकर खेलते हैं. तो अब टेक्निक से याद रखिएगा, गेमोसेप्लस, गेम मीन्स यूनाइटेड एंड सेप्लस मीन्स सेपल्स. तो अगर सेपल्स अगर पूरा यूनाइटेड हो तो उसको हम लोग कहेंगे गेमोसेप्लस. अब आइए पॉलीसेप्लस पर. पॉलीसेप्लस मतलब सेपल्स एक दूसरे से फ्री हो. कोरोला अब हम लोग देखेंगे. कोरोला क्या है? तो कोरोला या सेकेंड आउटर मोस्ट एक्सेसरी होल है विच जनरली बिकम्स कलरफुल. इसमें ठीक है कलरफुल, है ना. फॉर अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट कर सकते हैं आप. कोरोला के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेटल कहते हैं. ठीक उसी तरीके से सेपल्स के तरीके से हम लोग बोलेंगे कि पेटल्स ऑल्सो रिमेन इन 2 फॉर्म्स. If petals are united to each other, it is called gamopetalous, and if petals are free from each other, it is called polypetalous. अब आइए हम लोग तीसरा जो होल है, ए में कैलिक्स हो गया, बी में कोरोला हो गया, सी में एंड्रोसियम. एंड्रोसियम इट इज थर्ड मेल एसेंशियल रिप्रोडक्टिव होल, या थर्ड एसेंशियल कहेंगे इसको, एक्सेसरी होल हम नहीं कहेंगे चूँकि यह रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है ना. अब आइए इसके यूनिट को क्या कहेंगे. इसके यूनिट को हम लोग स्टामेन कहते हैं. यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टामेन. अब यह स्टामेन के जनरली 2 फॉर्म होते हैं. जनरली 2, एनसीईआरटी 2 ही लिखे हुए, आप 2 ही दिमाग में रखेंगे. कनेक्टिव भी जब हायर क्लास में जाएंगे तो एक पार्ट के रूप में स्टामेन का माना जाता है, लेकिन आप 2 ही कहेंगे, एंथर और फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं. और ख़ास करके साल्विया में यह कनेक्टिव एक प्रोमिनेंट टिश्यू रीजेस फॉर्म करता है. देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्टामेन, particularly in salvia, but it is not generalized. It is not generalized. If someone will ask you about the parts of the stamen, your answer would be only 2 parts, anther and filament. You will not mention there as a connective also. Now we come to the point that the anther contains the pollen grains, and the nature of the anther is bithecous or dithecous. 2 ठो चैम्बर होता है उसमें, तो याद रखेंगे आप. इसमें ऐसे हम लोग इसको मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं. अब आइए गाइनेसियम क्या है. इट इज़ लास्ट 4th एसेंशियल फीमेल रिप्रोडक्टिव होल, जिसके यूनिट को हम लोग कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं. एक डायग्राम बना हुआ है, देखें. कार्पेल 2 फॉर्म में होता है. एक को बोलते हैं एपोकार्पस, दूसरे को बोलते हैं सीनकार्पस. एपोकार्पस में कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, जैसे रोज, लोटस, चंपा. सीनकार्पस में कार्पेल फ्यूज टू ईच अदर, जिसको हम लोग तुलसी कहते हैं. अब आइए स्टामेन, एक टॉपिक है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन. ये क्या है? स्टामेन इट इज़ द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम. इट हैज़ मेनली 3 पार्ट्स. इसके 3 पार्ट्स होते हैं.
फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर्स। तो ये तो ओवरऑल हम लोग पढ़ चुके हैं, फिलामेंट, एंथर। अच्छा, इसका डिटेल्स हम लोग ज़रा देख लें। फिलामेंट के बारे में डिटेलिंग किया हुआ है इसमें, देखें। इट इज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर ए स्टॉक लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट्स का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कहिए कि इट इज़ लॉन्ग, स्लेंडर, ए स्टॉक लाइक ए स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड फिलामेंट। जैसे मान लीजिए कि ऊपर एंथर है, ये फिलामेंट है, और इस एंथर को जो डाइथिकस एंथर को कनेक्ट किए हुए है तो हम इसे कनेक्टिव कहते हैं। अब देखिए, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। द प्रॉक्सिमल एंड जो फिलामेंट का होगा, फिलामेंट के पास वाला जो एंड होगा उसको प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मीन्स पास होता है, इज अटैच्ड टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। व्हेन एंथर बिकम्स मैच्योर्ड इट इज़ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब एंथर मैच्योर्ड होता है तो वो एक शेप लेता है, एक स्ट्रक्चर लेता है, जिससे हम लोग बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच लोब हैविंग 2 थीका, प्रत्येक लोब में 2 थीका होता है, एंड दैट इज देयर आर डाइथिकस, इसीलिए उसका नाम पड़ा डाइथिकस। इट इज़ ऑफन सीन दैट द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथ वाइज एंड सेपरेटिंग द थीका। आप ये डायग्राम देखेंगे, इसमें ये वाला जो डायग्राम है इसको देखेंगे, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम। अब देखें उसको ध्यान से। एक तो कंप्लीट पहला जो है टिपिकल स्टामेन का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ऊपर एंथर है और बीच में फिलामेंट है जो स्टॉक लाइक है। फिर हम लोग देखते हैं कैसे एंथर का डेहिसेंस होता है, तो लेंथ वाइज डेहिसेंस होगा, लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस कहते हैं। मतलब उसमें 4 ठो सैक नज़र आ रहा है। आप देखेंगे पॉलन सैक दिया हुआ, और उस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स है। और जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, डेहिसेंस का मतलब होता है स्फुटन। जब वो मैच्योर करेगा, जैसे अंडी कैसे वो उसमें डेहिसेंस होता है और उसका बीज से बाहर निकलने लगता है, ठीक वैसे ही हम लोग इसमें भी देखेंगे कि जब एंथर जब मैच्योर्ड होगा, वो बाइलोब्ड होगा, तो वहाँ से उसमें डेहिसेंस होगा, वो टूटेगा, और टूटेगा तो वहाँ से एंथर रिलीज होगा। उसमें देखा ये जाता है कि वह एंथर आपके लॉन्गिट्यूडनल लाइन के पास नीचे तक वो रेड रेड जो आप गोला गोला देख रहे हैं, वो सब पॉलन ग्रेन्स हैं, वो सब एंथर्स हैं। तो डेहिसेंस इसमें हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होता है, आप याद रखिएगा। ट्रांसवर्स डेहिसेंस एंथर का नहीं होता है। पढ़ें उसको आप, पेज नंबर 4। इट इज़ ऑफन सीन दैट द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। व्हेन एंथर बिकम्स मैच्योर्ड a line of dehiscence is produced, and even on the longitudinal groups or a line of dehiscence, pollen grains come outside. Next point देखेंगे, the bilobed nature of an anther is clearly visible in the transverse section of anther. The anther is of 4-sided, और इसके एंथर कितने होते हैं, तो 4 साइड होगा, इसको 4 साइडेड, इसलिए इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा गया। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अबाउट द साइड्स ऑफ द एंथर। द साइड्स ऑफ द एंथर्स आर 4 साइडेड एंड दैट इज टर्म्ड एज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। That tetragonal structure consists 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe, और प्रत्येक लोब में 2 होगा, प्रत्येक लोब में 2, एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, एक लोब में यहाँ 2 और एक लोब में यहाँ 2, याद रखेंगे। इसीलिए इसको हम लोग 4 साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखें हम लोग कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सैक्स विच कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या डेवलप करेगा फर्दर, वो पॉलन ग्रेन्स में, और वही एंड बिकम्स पॉलन सैक्स विच कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगा फर्दर और वो बन जाएगा पॉलन सैक्स, और उसको हम लोग वो रखेगा उसमें पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, याद रखिएगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगा फर्दर किस में, तो पॉलन सैक। अब पॉलन सैक में क्या रहेगा, तो पॉलन ग्रेन्स। एक्चुअली पॉलन सैक्स एक्सटेंड्स longitudinally all through the length of an anther and are packed with the pollen grains। और जितने जो पॉलन सैक्स हैं, पॉलन सैक्स, वो सारे के सारे पॉलन ग्रेन से पैक्ड होते हैं, जैसे लगता हो कि किसी चीज़ का पैकेजिंग हुआ हो। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया दूसरे वीडियो में डालते हैं।